बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो ये एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है ESR डिटर्मिनेशन विद द गिवन सैंपल ऑफ ब्लड बाय वेस्टरग्रेन मेथड। अच्छा जी, वेस्टरग्रेन मेथड के लिए जो है आपको स्पेसिफिकली वेस्टरग्रेन अपैरेटस चाहिए होता है और वेस्टरग्रेन ट्यूब्स चाहिए होती हैं। ट्राइसोडियम सिट्रेट का सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, टॉर्निकी चाहिए, सिरिंज चाहिए, क्योंकि आपको वॉलंटियर का ब्लड निकालना है, ठीक है जी। अच्छा, ESR बेसिकली होता क्या है? इट इज द सेडिमेंटेशन रेट, यानी आरबीसीज का, इरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसीज का जो सेटल होने का जो रेट है, बेसिकली उसको हम कह रहे होते हैं, जिसको आप अपराइट ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो भर के और उसके बाद उसको चेक करते हैं। जाहिर सी बात है, आपको प्लाज्मा का लेवल सेटल, मतलब आरबीसीज को सेटल होते हुए देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सीरम नहीं चाहिए, यानी आपको अनकोगुलेटेड ब्लड चाहिए। ऑब्वियसली आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एंटी कोगुलेंट डालना पड़ेगा। जो यूजुअली एक्सेप्टेबल एंटी कोगुलेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ ESR इज सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपको बेसिकली ये इस तरह की ट्यूब है, ये आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। इस तरह की ये ट्यूब होती है, वेस्टरग्रेन की ट्यूब होती है। इसको 0 मार्क तक जो है आप फिल कर लेते हैं और 0 मार्क तक फिल करने के बाद जो है वो फिर इसको 1 घंटे के लिए रखा जाता है और 1 घंटा रखने के बाद फिर देखा जाता है कि आरबीसीज कितने सेटल हुए। तो वो जो आरबीसीज का सेटल होने का वो जो 1 घंटे में कितने सेटल हुए हैं, बेसिकली दैट इज द ESR, यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आमतौर पे काफ़ी सारी जो डिजीजेज होती हैं उसमें, या क्रॉनिक डिजीजेज हैं या क्रॉनिक कंडीशंस हैं जो भी बॉडी की, जो कि एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, वो यूजुअली ESR का जो ESR को बढ़ा देते हैं। यानी जो कॉलम है, जो कि बेसिकली ESR का कॉलम ये है जो हम देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये जो येलो कलर है, बेसिकली दिस इज योर ESR। यहाँ से आप इसको देख लेते हैं, जितना भी मिलीमीटर होता है दैट इज बेसिकली योर ESR। सो ये बढ़ावा अगर है तो क्या होगा, और कम है तो क्या होगा, उसके हवाले से बात होती है, ठीक है। यूजुअली जो है ये नॉर्मल रेंजेस हैं, मेन ओवर 50, अंडर 50, वेमेन ओवर 50, अंडर 50। वेमेन जो हैं बेसिकली उनका जो ये सार होता है वो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। वजह उसकी ये है कि पैक्सेल वॉल्यूम जो है वो कम होता है फीमेल्स का, तो उसकी वजह से उनका जो ये सारे वो बढ़ा होता है। कभी कभी होता है कि ये जो नॉर्मल रेंज है उसके आगे पीछे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आपको अगर ये देखना है कि जी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, तो आप ये देखना चाहें कि जी एज वाइज उस बंदे के लिए जो ये सारे वो नॉर्मल है या नहीं है। तो उसका आसान तरीका जो है वो मेल्स के लिए ये है कि आप उसका फॉर्मूला ये निकालते हैं। इसमें जो ESR निकलेगा वो मिलेगा मिलीमीटर पर फर्स्ट आवर के हिसाब से। एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 2 मर्दों के लिए करते हैं और एज इन ईयर्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 फीमेल्स के लिए करते हैं, ठीक है जी। प्रिंसिपल क्या है कि आपने एंटीकोगुलेटेड ब्लड को वर्टिकल ट्यूब में रखा है और इसमें क्या होता है कि आरबीसी जो है वो बॉटम की तरफ फॉल करते हैं, और जब वो पैक सेल होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो बेसिकली सेल्स एक दूसरे के ऊपर बैठना शुरू करते हैं, और जब वो बैठना शुरू करते हैं तो उसके नतीजे में जो है आपको ESR मिल रहा होता है। ESR के 3 फेजेस होते हैं, फेज ऑफ रोलियो फॉर्मेशन, फेज ऑफ सेटलिंग एंड फेज ऑफ पैकिंग। जो इनिशियल 10 मिनट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि 1 घंटा आपने रखना है, 60 मिनट्स। तो जो इनिशियल 10 मिनट्स होते हैं उसके अंदर आरबीसीज एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं तो उस मैकेनिज्म को, आरबीसीज के एक दूसरे के साथ चिपकने को रोलियो फॉर्मेशन कहते हैं। रोलियो फॉर्मेशन कैसा दिखाई देता है, इसके लिए मैंने आपके पास एक ये पिक्चर भी लगा दी है कि ये रोलियो फॉर्मेशन इस तरह का दिखाई देता है कि आपके आरबीसीज एक दूसरे के ऊपर सेटल होकर लॉन्ग चेन्स बना देते हैं, 4 और मोर देन 4 सेल्स। यूजुअली क्यों होता है रोलियो फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि जी आपका जो मेम्ब्रेन होती है आरबीसीज की वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। अच्छा, आप जो प्रोटीन्स होते हैं सर्कुलेशन में, जो प्रोटीन्स होते हैं दे टेंड टू interact with the membrane of the RBCs so that it can neutralize the electronegativity of membrane to electropositivity। अब ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, एक लेवल तक की तो आरबीसी उसको बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नतीजे में हो क्या रहा होता है कि आरबीसी एक दूसरे से रिपेल कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इनकी जनरेट नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही ज्यादा प्रोटीन्स आ जाते हैं किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, जो कि आपके जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जो कंडीशन है उसमें आपके क्योंकि सर्कुलेटरी प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं, आपके जितने भी फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड दिस एंड दैट, वट एवर प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट
दो विच आर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, चूंकि उनकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, तो उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो दीज प्रोटीन्स टेंड टू अटैच विद द RBC मेम्ब्रेन एंड इट मेक्स इट न्यूट्रलाइज। उस न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में क्या होता है कि RBC एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं और एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं एंड दैट फॉर्मेशन इज नोन एज रेल्यू फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो अब अगर इस तरह से होता है तो उसके नतीजे में जो है वो फिर सेडिमेंटेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। पहला तो फेज यही होता है कि जी आरबीसीज एक दूसरे के साथ सेटल डाउन होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वो सर्कुलेशन में नहीं, एक दूसरे से फासले पे नहीं रह रहे, स्ट्रीमलाइन फ्लो रुक चुका है। एक तो यही एक वजह होती है आरबीसीज को सेटल कराने के लिए। दूसरा, प्रोटीन की अगर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ी है तो फिर वो जरूर बैठेंगे। उसके बाद एक फेज आता है 40 मिनट्स का, जिसमें आरबीसीज जो है वो कांस्टेंट रेट से नीचे ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में जो है वो ये कि आखिरी के जो 10 मिनट्स होते हैं उसमें वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पैक होना शुरू होते हैं कि उनके दरमियान में जो स्लाइड सा भी फ्लूइड होता है वो उसको बाहर निकाल देते हैं और एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट इज द रीजन कि ये जो 1 घंटा जो हम देखते हैं हर सूरत में, और आपको ESR की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा नोटिफाई करानी होती हैं कि जी फर्स्ट आवर में ही आपने निकालनी है, पर मिलीमीटर पर आवर के हिसाब से आप नहीं निकाल रहे होते, इसलिए कि ये पहले 1 घंटे में ये काम हो जाएगा। इसके बाद जो टाइम है उसमें अगर आपने 1 घंटा एग्जैक्ट 1 घंटे से 1 या 2 मिनट भी ऊपर किया तो आपकी रीडिंग्स अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद का जो मैकेनिज्म है उसकी गारंटी नहीं है, वो उसमें फिर बहुत तेजी से भी सेटलिंग हो सकती है, जो कि वो फिर आपकी मतलब की नहीं रहेगी, आपके लिए फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। सेडिमेंटेशन को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया कि प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा फैक्टर्स हैं उसमें विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन से आ रही होती है। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा जो है वो आपकी क्या कहना चाहिए, आपकी ESR बढ़ेगा। वजह क्या है कि प्रोटीन्स जो हैं वो आरबीसीज की वॉल पे सेटल होंगे, आरबीसीज की वॉल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के नतीजे में आरबीसीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके रोलियो फॉर्मेशन बनाएंगे, और जितना ज्यादा रोलियो फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा आरबीसी बढ़ेगा, मतलब ESR बढ़ेगा। आरबीसी के फैक्टर्स क्या हैं कि अगर एनीमिया है तो आरबीसी का काउंट कम है। अब जब आरबीसी का काउंट कम है तो वो ज्यादा सेटल होगा तो ESR बढ़ावा आएगा। पॉलीसाइथीमिया यानी आरबीसीज की तादाद ज्यादा है नॉर्मल से, उस सूरत में ESR कम होगा, नेचुरल सी बात है। आरबीसी की साइज, माइक्रोसाइटिक आरबीसीज जो हैं वो ESR रेस करते हैं, क्यों? इसलिए कि वो अपनी नॉर्मल साइज से छोटे होते हैं तो सेटल होने में टाइम लगाते हैं। वजह समझ में आ रही है कि वो टाइम लगाते हैं बैठने के लिए, उसकी वजह से जो है वो ESR बढ़ जाता है। अब बिल्कुल इसका उल्टा ऑपोजिट काम कब होगा? जब मैक्रोसाइटिक हो जाएगा। तो मैक्रोसाइट्स जो हैं वो बेसिकली ESR को कम करते हैं। ठीक है, ये मैं उल्टा बोल रही हूँ। मैक्रोसाइट्स बढ़ाते हैं ESR को, नहीं कम ही करते हैं, ESR कम होता है, हाँ, क्यों? कम सेटल होंगे। ठीक है। शेप ऑफ द आरबीसी, सिकल सेल और स्पीरोसाइट्स अगर हैं नॉर्मल, आपका जो बाइकॉनकेव जो आपकी आरबीसी का शेप है, अगर वो नहीं है, सिकल सेल है या स्पीरोसाइट्स हो गए हैं, तो वो ऑब्वियसली रोलियो फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है जी। जब क्यों? इसलिए कि गोल बॉल है, वो एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं तो कॉलम नहीं बनाएगी। सिकल सेल्स एक दूसरे के साथ चिपक ही नहीं सकते, इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ मतलब वो शेप ही नहीं बन सकती रोलियो फॉर्मेशन वाले। तो वो दोनों कंडीशन के अंदर आपका ESR जो है वो कम होगा। रोलियो फॉर्मेशन हो रही है तो वो ऑब्वियसली वो ESR को बढ़ाएगी। ESR बढ़ने और घटने से क्या मुराद है, इसको एक दफा समझ लें, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैं वापस इस पिक्चर पे आ रही हूँ। देखो, आपकी जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो बेसिकली हम करते हैं ऊपर से, 0 से नीचे। आपने ESR काउंट करना है ऊपर से नीचे। अगर तो 0 है तो ESR कम है, यानी इसका मतलब क्या है कि आरबीसी ऊपर तक भरे हुए, सेटल ही नहीं हुए पहले घंटे में। जब वो सेटल ही नहीं हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? ESR कम हो गया। अब आरबीसी कम है तो ऑब्वियसली प्लाज्मा का कॉलम बड़ा हो जाएगा। अब जब ये प्लाज्मा का कॉलम बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है ESR रेज हो गया। ये प्लीज दिमाग में रखिएगा। कॉलम की बात हो रही है और कॉलम, ऊपर वाली कॉलम की बात हो रही है। ये जो नीचे रेड वाला कॉलम है इसको हम नहीं देख रहे,
अगर आपको याद हो, हमने जब पैक्सेल वॉल्यूम किया था तो हमने क्या बात की थी, जो सेटल हुए हुए आरबीसी थे उनको काउंट किया था, और ट्यूब दूसरी थी। वो हम उससे बात नहीं कर रहे, वो ट्यूब दूसरी थी, लेकिन हम नीचे से जो आरबीसी वाला पोर्शन था वो काउंट कर रहे थे, ये देखने के लिए कि पैक्सेल्स का वॉल्यूम कितना है। यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, जो हम इसमें जो प्लाज्मा का जो लेवल है उसको देख रहे हैं। प्लाज्मा बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, प्लाज्मा कम है, ईएसआर कम है। अब बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब रोल्यू फॉर्मेशन ईएसआर रेस कैसे करें कि प्लाज्मा का कॉलम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इन्फेंट्स के अंदर ईएसआर कम होता है, मॉडरेट हो जाता है मिडिल एज में, जैसे कि एडल्टहुड आनी शुरू होती है, और उसके बाद जो इनिशियल जो टाइम होता है आपका अर्ली 40s तक का जो टाइम होता है, उसमें आपके पास जो है ईएसआर जो है वो नॉर्मल रहता है, जो कि हम अभी ऊपर रेंज की बात कर रहे थे उसके अंदर में रहता है। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करना शुरू करती है 40 प्लस के बाद, तो ईएसआर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एज का फैक्टर है। फीमेल प्रीडोमिनेंस पाई जाती है लो पीसीवी की वजह से, कि ईएसआर यूजुअली रेज मिलता है फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल्स। अगेन वही वाली बात, प्लाज्मा कॉलम की बात हो रही है, डोंट कंफ्यूज इट विद एनी अदर थिंग। प्लाज्मा का जो लेवल है हम उसकी बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से ईएसआर रेज होना शुरू होता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोटीन्स बन रहे होते हैं जिसकी वजह से रोल्यू फॉर्मेशन प्रोमोट हो रही होती है। डिफरेंट किस्म के केमिकल्स, डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स वो सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो एक बिल्कुल ही अलग मैकेनिज्म होता है, तो उसमें ईएसआर आपको रेज मिलेगा, और वो डिलीवरी के 1 मंथ बाद तक ऐसे ही रेज रहता है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि आमतौर पे आपके आ रहे होते हैं। लेबोरेटरी फैक्टर्स के उस लेबोरेटरी में जहाँ पे ये टेस्ट हो रहे हैं वहां के कुछ फैक्टर्स हैं, वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। किस तरह? टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सी पे रेफ्रिजरेटेड ब्लड इस्तेमाल किया जाएगा तो ईएसआर अच्छा आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हर 3 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सी, उसके हिसाब से आपका जो है वो 1 मिलीमीटर का जो ईएसआर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। वजह क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा, प्रोटीन्स की जो बाउंडिंग और जो एक जेल लाइक अपीयरेंस होता है वो टेम्परेचर राइज होने से वो कम हो जाता है, तो विस्कोसिटी कम होगी। जब विस्कोसिटी कम होगी तो आरबीसी ज्यादा तेजी से सेटल करना शुरू कर देंगे। टेस्ट ब्लड सैंपल लेने के 2 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि आप फॉरन नहीं कर सकते, तो 4 डिग्री सी एटलीस्ट, यानी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के अंदर ईडीटीए जो बॉटल होती है उसके अंदर आपने ब्लड को लेके रख देना है, और लेकिन 6 घंटे के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसके ऊपर जाएगा तो आपके रिजल्ट्स फॉल्स आ सकते हैं। ईडीटीए या सोडियम सिट्रेट इस्तेमाल करना आइडियल होता है। हेपरिन जो है वो यूजुअली मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ऑफ आरबीसीज को अफेक्ट करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो आपके जो ईएसआर है उसको भी अफेक्ट करेगी। ट्यूब फैक्टर, जितनी लंबी ट्यूब होगी या डायमीटर 2.5 से कम होगा तो ईएसआर खराब आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। उसके मुकाबले में टिल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्यूब को बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट रखना जरूरी है। ये आपको पिक्चर भी नीचे दिखा सकती हूँ मैं। ये इस तरह से एक स्टैंड होता है ईएसआर का, जो इसको वेस्टरग्रेन अपैरेटस भी कहते हैं। इसके अंदर बिल्कुल सीधी सीधी आपने ट्यूब रखनी होती है, इसको आपने टिल्ट कर दिया तो कहा जाता है कि जी टिल्ट है जो मेरे ख्याल में 4 डिग्री का टिल्ट है, 3 डिग्री का टिल्ट है, वो ईएसआर को 30% राइज करा देता है। यानी आरबीसी जो है वो टिल्टेड टेबल जो वो होती है ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, उसमें ज्यादा तेजी से गिरते हैं एज कम्पेयर टू वर्टिकल। तो वो जो अब जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो नहीं मिलेगा अगर आपने वो उसको टिल्ट कर दिया था। कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी मशीनरी जहां जो इस्तेमाल हो रही है जिसकी वजह से आपका जो टेबल टॉप है या जो आपका जो काउंटर है, लैब का जो काउंटर है, अगर उसमें हल्की सी भी वाइब्रेशन हो रही है तो वो वाइब्रेशन ईएसआर को कम कर देती है। ठीक है जी। तो वो आपका यानी रिजल्ट्स जो हैं वो फिर मैनिपुलेटेड हो जाएंगे। सनलाइट की वजह से अगेन वही प्लाज्मा विस्कोसिटी के ऊपर अफेक्ट करती है और ईएसआर को रेज करती है। सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में अगर आपने अपना वो रखा हुआ है तो। कुछ ड्रग्स हैं जो कि एएसआर को इंक्रीज करती हैं, लाइक मिथाइल डोपा, डेक्स्ट्रेन, थियोफाइलिन, विटामिन ए वगैरह। यानी अगेन वही के रोलो फॉर्मेशन को जो चीज भी वो करेगी, प्रमोट करेगी किसी भी रीजन से। अब इसको देखने वाली बात है कि ये तमाम चीजें करती क्या है।
जिसके नतीजे में जो है ESR बढ़ रहा है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो मेजर फिनोमिना है ESR के होने में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रोलियो फॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो रोल होगा वो रोलियो फॉर्मेशन का ही होगा. So basically that also contribute in the increase in the rise in the ESR. कुछ ड्रग्स हैं जो कि एस्पिरिन, कॉर्टिसोन, क्विनीन मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेल की बढ़ाती हैं, जिसके नतीजे में ये होता है कि जी सेल एक दूसरे से रिपेल करते रहते हैं, और जब रिपेल करते हैं तो ये सेटल डाउन कम होते हैं, जब कम सेटल डाउन होते हैं तो ESR कम आता है. ESR बढ़े हुए होने की बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं और कुछ नहीं हुआ, उनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो पान छालियां बहुत खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या इस तरह की कोई भी एडिक्शन वाली जो चीज है वो अगर वो बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सूरत में ESR बढ़ सकता है. और कोई अगर आपको अपेरेंट कोई डिजीज नजर नहीं आ रही है और आपको ESR बहुत ज्यादा रेज मिल रहा है, तो आप जो पर्सन है जिसका आप रिपोर्ट देख रहे हैं, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्या आप पान लेते हैं या इस तरह की कोई भी चीज जो मुंह में रखी जाती है जो कि कंटिन्यूसली आपकी जो म्यूकोजा है उसको इरोड कर रही होती है, और उसके नतीजे में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्लाइड सा मुस्तकिल हो रहा होता है बॉडी के अंदर, सो दैट में ऑब्वियसली कॉज रेज इन द ESR. बिल्कुल इसी तरह से बाकी अनीमिया हो गया, किडनी, लिम्फोमा, मालूमा, मल्टीपल डिजीजेस हैं जो कि आपकी ESR को रेस कर रही होती हैं. बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन इसकी जो है वो ESR लोअर होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, ल्यूकोसाइटोसिस में, सिकल सेल अनीमिया में, पॉलीसाइथीमिया में, ये तमाम चीजें जो है आपकी, यानी जितने भी अनीमियाज हैं मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि अनीमियाज में रेज ESR होता है. तो सिकल सेल अनीमिया में चूंकि जैसे हमने कहा कि रोलियो फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, या स्फीरोसाइटोसिस है जिसमें यानी आरबीसी जो हैं वो फूल के गोल गोल बॉल की तरह हो गए हैं, बाइकॉनकेव नहीं रहे हैं, तो उस सूरत में स्फीरोसाइटोसिस की कंडीशन में ESR जो है वो लो होगा, क्योंकि आरबीसी सेटल होंगे नहीं. जब नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो ESR को लोअर करेंगे. 3-4 तरीकों से ESR कैलकुलेट होता है, लेकिन जो मोस्ट रिलायबल जो तरीकाकार है, मोस्ट सेंसिटिव मेथड भी है, रिलायबल भी है, दैट इज वेस्टरग्रेन मेथड. इसको जो है इजी है और साफ करना भी आसान है, क्योंकि बड़ी ट्यूब होती है उसको धो लिया जा सकता है आराम से. बाकी जो उनकी ट्यूब्स बहुत छोटी हैं, उनका बोर बहुत पतला है, उसकी वजह से जो है वो सफाई का प्रॉब्लम रहता है. डिसएडवांटेज ये है कि अमाउंट ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है, आपको कम से कम भी 1.8 या 1.9 ml का ब्लड चाहिए होता है कम से कम भी, यानी आप 2.5 का ml का ब्लड लेंगे तो जाके फिर आपका प्रॉपर हो सकेगा. डाइल्यूशन ऑफ ब्लड एंटीकोगुलेंट के साथ जो है उसकी वजह से ESR अफेक्ट होता है, ठीक है ना. अगर चाहे कुछ भी कर लें आप, वो अफेक्ट आ रहा होता है. हेपरिन ना भी हो, आप सोडियम सिट्रेट इस्तेमाल करें, EDTA इस्तेमाल करें, तो जो ब्लड की प्रॉपर्टी उसमें फर्क पड़ता है. तो ESR के लिए आप इस बात पे श्योर नहीं हो सकते कि आपने एटलीस्ट एंटीकोगुलेंट तो मिलाया है ना, तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो भी सकती है. माउथ सक्शन भी की जा सकती है क्योंकि बड़ी पिपेट होती है, लेकिन शुड बी डिस्करेज. कोई और ना कोई तरीका होना चाहिए. आजकल कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं कि आप पंप करें तो वो ट्यूब को फिल कर लेता है, तो इस तरह की चीजों का होना जरूरी है. सोर्स ऑफ एरर क्या है कि अगर आपके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो यूजुअली क्यों आ रहे होंगे, इसको करने से पहले मैं आपको एक पहले वीडियो दिखा देती हूँ. ये देखिए जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बेसिकली ये देखिए, ये इसको मैं यहाँ से दिखाती हूँ. ये देखिए, ये वेस्टरग्रेन ट्यूब है, इसके अंदर इन्होंने फिल किया कैपिलरी मेथड से. ये जरा सी एडवांस टेक्निक है जो कि यूजुअली हमारे पास नहीं होती, हमको इसको दूसरे तरीके से फिल करना पड़ता है. लेकिन ये फिर भी अब ये देखें, ये इसको जो है इन्होंने ESR का जो अपैरेटस है, ये वेस्टरग्रेन अपैरेटस, इसके अंदर इसको सेटल कर दिया. टाइमर लगा दें 1 घंटे का. आपके पास कोई ना कोई टाइमर का तरीका होगा, जाहिर सी बात है आपके पास स्टॉप वॉच हो सकती है, व्हाटएवर, आप इसको चेक कर लेंगे. घंटा खत्म होगा तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे जो है रीडिंग आ गई है. इन्होंने पहले एक दफा लगा के दिखाया है, 1 मिनट, ये देखिए ये लगा के दिखाया है, और जब ये 1 घंटा पूरा हो गया तो ये देखें यहाँ पे सेटल हो गया. तो ये जो ऊपर ये जो प्लाज्मा आ रहा है, बेसिकली ये जो प्लाज्मा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नजर आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट, मतलब इसको आप रीडिंग ले लेंगे. मतलब बहुत सिंपल सा काम है कि कोई भी काम लैब में करने से पहले आप अगर इसको लगा देते हैं, 1 घंटे के लिए छोड़ दें टाइमर. और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एग्जैक्ट 1 घंटे के अंदर अंदर
आपने इसकी रीडिंग ले लेनी है। 1 घंटे से ऊपर जरा सा भी टाइम नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप टाइमर लगाएं, अपने पास रिमाइंडर लगाएं, व्हाटएवर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है टाइम के मामले में। रीडिंग आपको एग्जैक्ट घंटे पर ले लेनी है, एग्जैक्ट 60 मिनट्स। अच्छा, अगर सोर्सेस ऑफ एरर क्या क्या हो सकते हैं अब ये देख लीजिए। इम्प्रॉपर ब्लड एंटीकोगुलेंट रेशियो, अगर आपने ठीक जो रेशियो है उस रेशियो से नहीं डाला है तो प्रॉब्लम आएगी। हीमोलाइज सैंपल है, पहले से हीमोलाइज हो गया था, कोई और वजह थी, या हेपरिन डाल दिया या व्हाटएवर, जिसकी वजह कुछ भी ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से ब्लड हिमोलिसिस हो गई। अब हिमोलिसिस के नतीजे में ऑब्वियसली आरबीसी सेटल कैसे होंगे जब ब्रेक हो चुके हैं, तो इस वजह से ईएसआर आपका खराब आएगा। ब्लड पहले ऑलरेडी क्लॉट हुआ पड़ा है, ठीक है। अब आधा ब्लड जो है उसमें क्लॉटिंग का कैस्केड स्टार्ट हो चुका है, आपने प्रॉपर तरीके से एंटीकोगुलेंट मिलाया नहीं था, ऑब्वियसली वो ब्लड जो है वो बेकार हो जाएगा। एयर बबल अगर आपकी ट्यूब में आ गई है तो ऑब्वियसली वो भी इस पूरे जो कैपिलरी मैकेनिज्म को अफेक्ट कर रही होती है। जो तमाम अभी पीछे अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स पड़े थे, टिल्टिंग हो गया, वाइब्रेशन हो गया, सनलाइट हो गया, व्हाटएवर, जो भी रीजंस हमने पढ़े थे उनमें से कोई भी अगर रीजन आता है तो आपका एरर आएगा, ठीक है जी। और अगर आपने परफॉर्मेंस डिले कर दिए, 6 घंटे वाली जो कहानी है कि भाई आपने या तो फ्रिज में रखा नहीं ठीक से, फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री नहीं था, 6 घंटे से ऊपर हो गया, या फ्रिज में रखा ही नहीं था, 2 घंटे से ऊपर हो गया, या 1 घंटा आपने लगाया, बिल्कुल सही किया, लेकिन घंटे के ऊपर आप रीडिंग लेना भूल गए, 1.5 घंटे बाद जाके रीडिंग ले रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है वो आपका एरर कॉज करेंगी। फाइनली आपने जो है यहाँ पे मैनुअल में रिजल्ट लिख लेना है कि आप एक मेल वॉलंटियर, एक फीमेल वॉलंटियर लेंगे, उनके आप जो है रीडिंग्स लिख लेंगे, और उसके बाद आपने बताना है कि आइदर दैट पर्सन इज नॉर्मल और समथिंग एबनॉर्मल इज गोइंग ऑन, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई चीज भी प्रॉब्लम करे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।